नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। केदारनाथ यात्रा मंगलवार को एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। मौसम साफ होने के बाद यात्रा को एक बार फिर से बहाल किया गया। दरअसल सोमवार को भारी बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी और तीर्थ यात्रियों को इस दौरान गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक विभिन्न जगहों पर रोका गया। साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी से सबक लेते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए तीर्थ यात्रियों से अपने अपने पड़ावों पर ही ठहरने की अपील की। इस दौरान रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन यात्रियों ने सोमवार की सुबह तक केदारनाथ के दर्शन कर लिए थे, उन्हें नीचे आने से रोका गया। इस प्रकार आधार शिविर गौरीकुंड से भी लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया गया। खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन सभी प्रकार की सतर्कता बरत रहा है, इससे कोई भी अप्रिय स्थिति ना पैदा हो सके। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरे पैदल मार्ग में सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया। और असम में बाढ़ की स्थिति में सोमवार को थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि एक और व्यक्ति की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 25 पहुंच गई है। एक आधिकारिक बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य के 22 जिले और 6.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। ऐसे में असम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार कछार जिले के सिलचर में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही अब राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। राज्य में नागांव सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जहां 3.51 लाख से अधिक लोग संकट झेल रहे हैं। प्राधिकरण के अनुसार इस समय राज्य में 1709 गांव जलमग्न हैं और करीब 82,503 हेक्टेयर में फैली फसल नष्ट हो चुकी है। और इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को हुई राष्ट्रीय प्रतीक के साथ वीरता और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तस्वीर हटाने का आदेश दे दिया। सरकार ने शेरे कश्मीर पुलिस पदक का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस पदक करने के 2 वर्ष बाद यह आदेश जारी किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के गृह विभाग के प्रधान सचिव आर.के. गोयल ने ये जानकारी दी और ये आदेश जारी किया। शेर कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेर अब्दुल्ला से संबंधित, जो कि नेका प्रमुख और सांसद फारूक अब्दुल्ला के पिता और उमर अब्दुल्ला के दादा हैं। प्रमुख गृह सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस पदक योजना के चौथे पैरा में परिवर्तन कर पदक के एक ओर उभरे हुए शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक में तब्दील कर दिया जाएगा और साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के प्रतीक के साथ अंकित दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर पुलिस पदक वीरता के लिए और जम्मू और कश्मीर पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए वीरता और सराहनीय पदक के रूप में अंकित किया जाएगा। और राज्यसभा चुनाव और सिर्फ 2 महीने दूर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को ही बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। साथ ही भाजपा नीति और एनडीए गठबंधन और कांग्रेस यूपीए गठबंधन दोनों ही भारत के नए राष्ट्रपति के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि राज्यसभा की करीब 57 सीटों पर 10 जून को मतदान के लिए नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले ही भाजपा नेताओं ने सोमवार की शाम को नड्डा के घर पर यह मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव का असर अब राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल करीब 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में विपक्ष ने अभी तक राष्ट्रपति पद के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और आम सहमति बनाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव या केसीआर और महाराष्ट्र के नेता शरद पवार बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के पास सभी सांसदों और विधायकों के करीब 48.9% वोट हैं। विपक्ष और अन्य पार्टियों के पास 51.1% वोट हैं, जबकि भाजपा को अपना उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए केवल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की विजद यानी कि बीजू जनता दल या फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस की जरूरत है।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर आज क्वाड समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जापान के पीएम फुमियो किशिदा को बेहतरीन मेजबानी के लिए बधाई दी। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान भारत में स्वास्थ्य संबंधी और दुनिया को लेकर सहयोग को लेकर भी चर्चा की गई। ऐसे में पीएम मोदी ने क्वाड में शुरुआती संबोधन में कहा कि थोड़े ही समय में क्वाड ने एक अहम जगह बनाई है, आपसी सहयोग से प्रोत्साहन मिल रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि क्वाड की संभावना बहुत व्यापक है। टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य है, आर्थिक सहयोग से समन्वय बढ़ा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा भी बढ़ रही है। क्वाड की छवि सुदृढ़ होते जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से मुक्त और खुले और समावेशों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो कि हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड बैठक में पीएम मोदी के बाद जो बाइडेन संबोधित करते नजर आए। उन्होंने रूस और यूक्रेन जंग पर चिंता जताई और कहा कि यह सबसे बड़ा मानव संकट है। उन्होंने ये भी कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा जरूर होनी चाहिए। और इस बीच टोक्यो में चल रही क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में 4 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम को एंथनी को बधाई देते हुए कहा कि शपथ लेने के 24 घंटे के बाद बैठक में शामिल होना एक मित्रता की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि काफी कम समय में क्वाड समूह के विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान क्वाड ने बना लिया है। कहा यह भी गया कि क्वाड का स्वरूप काफी व्यापक और प्रभावी हो गया है। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और प्रतिबद्धता के चलते क्वाड लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ रही है, जो कि हम सभी का साझा उद्देश्य है। पीएम मोदी ने यहाँ क्वाड बैठक में वैक्सीन और आर्थिक सहयोग में आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी क्वाड समूह की बैठक की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में यूक्रेन और रूस के बीच जंग की चर्चा की। साथ ही उन्होंने मॉस्को पर भी निशाना साधा और कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई से खाद्य संकट दुनिया भर में गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक ये युद्ध रहेगा तब तक ये संकट भी जारी रहेगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन जिस तरह से युद्ध जारी रखे हुए है, ऐसे में जरूरी है कि हम एकजुट होकर खड़े हों। मानवाधिकारों की हमेशा रक्षा करी जानी चाहिए। साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि क्वाड को स्थिरता रखने के लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा। और रूस और यूक्रेन के बीच 3 महीने से लगातार जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकमात्र रूस के ऐसे व्यक्ति थे जिनसे वो युद्ध खत्म करने को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार थे। जेलेंस्की ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि रूस के साथ किसी भी वार्ता की व्यवस्था करना अधिक कठिन होता जा रहा है। युद्ध में आम नागरिकों पर भी हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं रूस ने नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से उनके बिना इस युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो ये निर्णय नहीं लिया जा सकता। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि युद्ध में पहले रूसी सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्रों में सामूहिक हत्याओं की वजह से वार्ता की व्यवस्था करना अधिक कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि वो रूसी संघ से आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ राष्ट्रपति के अलावा किसी भी तरह की बैठक को स्वीकार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि जब दोनों के बीच बातचीत का एक ही मुद्दा हो सकता है तो वो युद्ध को खत्म करना है। ऐसे में किसी और बैठक के लिए कोई अन्य आधार नहीं है। फरवरी के अंत में रूसी सेना के यूक्रेन में घुसने के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच वार्ताकारों ने कई बार छुटपुट बातचीत की है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही पक्षों का कहना है कि यह वार्ता रोक दी गई। और केंद्र की मोदी सरकार ने बीते दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई कमियां की हैं। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर 8 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर 6 रुपए दाम घटाने की घोषणा की, जिससे देश में पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 7 रुपए लीटर की कमी हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी का आरोप यह है कि इस प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार केंद्र के नाम पर और केंद्र के इस काम पर अपनी पीठ थपथपा रही है। दरअसल रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने सूचना विभाग ने दावा किया कि उद्धव सरकार राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए 8 पैसे और 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर घटाने की योजना बना रही है।
ऐसे में इस वैट को घटाया जा रहा है, जिस पर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसको जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया। राज्य की बीजेपी सरकार ने यह साफ कहा है कि उद्धव सरकार जिस रकम को पेट्रोल और डीजल पर कटौती के रूप में बता रही है, दरअसल ये तो स्वाभाविक टैक्स कटौती है जो कि मोदी सरकार के दाम कम करने से राज्य को मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 26% वैट है। मोदी सरकार ने 8 रुपए प्रति लीटर दाम घटाए हैं और 8 रुपए के 26% होते हैं 2 रुपए 8 पैसे। यही रकम जोड़कर महाराष्ट्र में पेट्रोल अब 10 रुपए 8 पैसे सस्ता हुआ है। अब अगर उद्धव सरकार भी 2 रुपए 8 पैसे पेट्रोल के दाम घटा देती है तो महाराष्ट्र में पेट्रोल 12 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता होना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ।